नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मैं दिनेश पंचाल आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं भारत और कनाडा के संबंधों में किस तरीके से संबंध बिखरते जा रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, पृष्ठभूमि क्या रही है, ऐसे कौन से घटक है जो इन रिश्तों के बिगड़ने के पीछे जिम्मेवार हैं। ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही में कई साथी जो इस चैनल के ऊपर अगर पहली बार आप आए हैं तो आपको एक मैकेनिज्म हमारा समझा देता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पर समाचारों का विश्लेषण करते हैं। हम एक दिन में एक समाचार लेते हैं और उसके संबंध में जितना भी पर्याप्त विश्लेषण आपके परीक्षा उपयोगी होता है और साथ ही में एक समझ बनाने के दृष्टिकोण से उन दोनों चीज़ों को लेकर हम चलते हैं। और ये मेरा दावा है आपसे कि आप जब इस पूरे वीडियो को देख लेंगे इसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी डाउट इस संबंध में आपका रहेगा नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं सारी घटनाओं को, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में आज इतने एक लंबे समय से दरारें देखने को मिली है। ठीक है, आप यहाँ पर एक इमेज जो देख रहे हैं इसमें निश्चित तौर पर ही इन्हें कौन नहीं जानता, आज पूरा विश्व जानता है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और साथ ही में ये जो आपको शख्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, दोनों देशों की प्रकृति को हम एक बार समझते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कनाडा जो है वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। इन दोनों ही देशों के अंदर हम हमेशा से ही अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे एक इंसान अभिव्यक्ति जो है उसकी स्वतंत्रता उसे है एक, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हर देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसा भारत में है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी अभिव्यक्ति जो है वो किसी देश की संप्रभुता और एकता के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक करती है तो ये किसी भी देश को बर्दाश्त नहीं होगा। और हाल ही में कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। और एक बहुत बड़ा कारण, जैसा मैं बहुत स्पष्ट होकर अगर अपनी बात बोलूं तो ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो, अपने देश के अंदर इनकी राजनीतिक छवि जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। इस समय बहुत ज्यादा विरोध इनका अपने देश में हो रहा है। यहां तक कि जब G20 समिट के बाद ये अपने देश कनाडा के अंदर वापस गए थे उस समय वहां के विपक्षी दलों ने ये बात कही थी कि पूरे विश्व के सामने जाके आप हमारे कनाडा की छवि को खराब करके आए हैं। क्योंकि ये जब भारत के सामने आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने क्लियर ये बात बोली कि आपके देश के अंदर खालिस्तानी गतिविधियां जो है वो कई समय से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा रूप लेती जा रही है, किस तरीके से आप उन्हें कंट्रोल करेंगे, ऐसे तमाम सवाल जो है वो भारत ने इनके सामने रखे। लेकिन इन सारी घटनाओं से बौखला कर इन्होंने वहां जाके कनाडा में जाके एक ऐसा काम कर लिया जो विश्व पटल के ऊपर कभी भी स्वीकार्य नहीं है। और भारत जैसे एक शांतिप्रिय देश के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, है ना। हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा इस घटनाक्रम को समझाता हूँ। G20 की समिट जब हमारे यहाँ पर हो रही थी उसके दौरान ही वहां पर कनाडा का एक संगठन है और वो संगठन वहां पर एक जनमत संग्रह करवाने की कोशिश कर रहा है। और वो जनमत संग्रह इस वजह से है कि क्या हमारे यहाँ पर एक खालिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। खालिस्तानी गतिविधियां भारत के अंदर आज से नहीं हो रही है, लंबे समय से ये चीजें चलती आ रही है और ऐसी मांगे जो है विभिन्न तरीके के संगठन जो है वो उठाते रहे हैं और भारत हमेशा से ही इन मांगों को दबाता रहा है। चाहे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें, ठीक है, जहां पर इंदिरा गांधी ने बहुत एक ब्रिलियंट तरीके से हमने देखा था उस मूवमेंट को दबा के वापस चीजों को थोड़ा शांत बनाया था। ठीक है, तो ऐसे ही फिर वापस वहां पर ही हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या भी होती है। और आज कनाडा की ये स्थिति अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो वहां पर इंदिरा गांधी की जिस दिन हत्या हुई थी उस हत्या के दिन को एक सेलिब्रेशन के रूप में अगर कनाडा में मनाया जाता है और जब ऐसी बात भारत कनाडा के सामने जाके रखता है तो वहां पे कनाडा कहता है कि हमारे यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये कैसी फ्रीडम है? आप एक ऐसी फ्रीडम दे रहे हैं जहां पर एक देश जो है उसकी संप्रभुता को खतरा आता है। ऐसे तमाम मुद्दे रहेंगे हमारे सामने जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले मैं इन महाशय का थोड़ा परिचय आपके सामने करवा देता हूं कि कौन है। ठीक है, इनको समझने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, इनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह निज्जर। ये 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर का ताल्लुक पंजाब के जालंधर जिले से माना जाता है। इसी साल जून के महीने में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। ये बात याद रखें क्योंकि जून की बात है। ये कब की बात है? जून 2023 की बात है जब इनकी हत्या होती है कनाडा में। यहीं से पूरा मुद्दा जो है वो उछलता है। ठीक है, जून 2023 के अंदर हरदीप सिंह की हत्या होती है, सॉरी हरदीप सिंह निज्जर जो है उनकी हत्या होती है। 1996 में ये भारत से कहां चले जाते हैं? कनाडा चले जाते हैं। कनाडा पहुंचने पर निज्जर ने एक प्लम्बर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। ये थोड़ा इसको करेक्ट कर ले, प्लम्बर के तौर पे। ठीक है, हालांकि उसका इस काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे खालिस्तानी गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि उसने सिख अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस, ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसका नाम याद रखें। सबसे पहले हरदीप सिंह निज्जर ने जाके वहां पर सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का दामन थाम लिया और इस दामन को थामने के बाद अपनी गतिविधियों से इस ग्रुप के अंदर एक अच्छी पहचान बनाने लगा ये इंसान। ठीक है, फिर क्या होता है आगे? अब एक बात ये समझनी जरूरी है, जो SJF है भारत के अंदर भी कई बार खालिस्तानी गतिविधियां जो है उसके लिए इस ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो इस वजह से भारत में ये ग्रुप पूरे तरीके से बैंड है। इस संबंध में कोई भी गतिविधि भारत में अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक व्यक्ति है जो कि SDF से जुड़े हुए थे। उनके बाद निज्जर जो है वो SJF का दूसरे नंबर का नेता था। मतलब दो प्रमुख नेताओं की हम बात करें तो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसके बाद सेकंड रैंक पर उस पूरे ग्रुप के अंदर किसको माना जाने लगा था? निज्जर को। ठीक है,
आगे चलकर उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स के तौर पर अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया, KTF, इसका नाम जरूर याद रखें, आगे भी इसका कई बार जिक्र होगा। निज्जर ने खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का एक संगठन बनाया कनाडा में रहते हुए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। एक देश के अंदर भारत के खिलाफ साजिशें होती हैं और वो देश इन चीजों को आंख बंद करके देख रहा है, उनका समर्थन कर रहा है। एक कमजोर सरकार है ट्रूडो की, आपको ये चीजें भी बताऊंगा वहां पर आज वास्तविक स्थिति क्या है, ट्रूडो किस तरीके से सरकार में आए हैं, ठीक है। निज्जर ने भारत में खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और फंडिंग करने का काम किया है, ठीक है। खालिस्तान की फंडिंग वगैरह भी निज्जर वहां से करता है। इसकी वजह से उसके ऊपर 10 से ज्यादा FIR भी दर्ज है और इवन NIA ने उसके ऊपर जो है वो अरेस्ट करने का भी प्रयास उसे कर रही थी, ठीक है। वांटेड है इंडिया की तरफ से ये इंसान। ये हो गया हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जाननी थी, इनका संबंध कहां से, ठीक है। अब समझना थोड़ा ट्रूडो का रवैया कैसा था भारत के प्रति। हम बात कर रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जब भारत आए थे तो उस समय क्या चीजें थी। G20 सम्मेलन में ट्रूडो का एक बहुत अलग रवैया हमको देखने को मिला था। आप देखते हैं जब डिनर के इन्विटेशन की बात थी तो रात को डिनर के स्पेशल इन्विटेशन के दौरान उनका जो जेट है वो खराब हो जाता है, प्राइवेट जेट। ये चीजें क्या थी, तो कनाडा के लोगों ने कहा सर बेइज्जती करा रहे हो आप वहां पे जाके हमारी। ऐसे तमाम, क्योंकि ट्रूडो जो है वो थोड़ा अलगाव इस समय महसूस कर रहे हैं भारत के प्रति, और उसका कारण है क्योंकि वहां उनके देश के अंदर, उनके आंतरिक मामलों के अंदर उनकी बहुत आलोचना हो रही है आज कनाडा में। और दूसरी बात यह कि वो एक ऐसे संगठन का सहयोग लेकर सरकार के अंदर हैं जहां पर कहीं ना कहीं पे थोड़ा प्रेशर में वो रहते हैं। और प्रयास ये होता है, जैसे हम कहा जाता है हमेशा गठबंधन की सरकारें जो होती है वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती, ठीक है। उसका कारण है कि आपसी हित बहुत ज्यादा टकराने लगते हैं। अब देख लें थोड़ा कुछ और चीजों को लेकर। अब इस सरकार की हम बात करें, आप कनाडा के अंदर वर्तमान में संसद की क्या स्थिति है उसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। 2021 में जब चुनाव हुए, कनाडा के अंदर कुल सीट है, जैसे हमारे यहाँ पे जो 545 सीटें हैं लोकसभा की, उसी तरीके से कनाडा की असेंबली में कुल सीटें हैं 338। कितनी सीटें हैं कुल? 338 सीटें, ठीक है। और आपके पास 170 के आसपास सीटें हो जाती है तो आप मेजोरिटी में आ जाते हो, मतलब 50% + 1 अगर सीट आपके पास होती है तो आप सरकार बनाने की स्थिति में आते हो। 2021 के जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो उस समय ये जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है उसे सीट्स मिलती है 155। कितनी सीट्स मिलती है इन्हें? 155, मतलब 170 सीटें इनकी पूरी हो नहीं पाती है, ठीक है। और सामने जो अपोजिशन है उसको कुल सीटें मिलती है 183 सीटें। कितनी सीटें मिलती है? 183 सीटें। इसके बाद क्या होता है, एक पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके पास कुल कितनी सीटें? 24 सीटें। कितनी सीटें? 24 सीटें। ये इनका गठबंधन होता है लिबरल प्लस NDP, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इनके गठबंधन से इनके पास कुल सीटों की संख्या हो जाती है 179, जैसे ये बहुमत का आंकड़ा पार कर जाते हैं और उसके बाद सरकार बना लेते हैं। अब हमें जानना है कि ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके गठबंधन से ट्रूडो आज सरकार के अंदर है, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। यहां पर ही चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। इसका नेता कौन है यहां देखना। 2021 में बनी ट्रूडो सरकार आज भी अल्पमत में है, ठीक है, जिसके कारण उन्हें जगमीत सिंह, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है जिम्मी, इनकी एक पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो भी मैंने बताया 24 सीटें हैं जिनके पास, से गठबंधन करना पड़ा, जिनके पास 24 सीट्स हैं। किसान आंदोलन से लेकर अमृतपाल सिंह पर हुई कार्रवाई तक ट्रूडो के बयान जो है वो बेबुनियाद रहे भारत को लेकर। क्योंकि आपने देखा होगा कि लाल किले के ऊपर जब भारत के झंडे को वहां से उखाड़ फेंका जाता है तो उस समय वैसी घटनाएं निश्चित तौर पर ही निंदनीय है। ऐसी घटनाएं अगर होती है और उसके ऊपर जो बयान आते हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि किसान आंदोलन भारत का एक आंतरिक मसला था और आंतरिक मसला था। इसके बाद आपने देखा कि बिल्स जो है वो वापस विड्रॉ भी किए जाते हैं। अब वहां पर अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अनावश्यक अगर हस्तक्षेप करते हैं तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करते। हम भारत के आंतरिक मामलों को आंतरिक स्तर के ऊपर निपटाने का प्रयास होता है हमारा, और वहां पर हम किसी भी तरीके का जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है वो बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। भारतीय उच्चायुक्त के परिसर पर हमले हुए हैं आज कनाडा में, आपको बता दूं मैं, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के अवसर पर इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाना, सर, ऐसी घटनाएं हो रही है आज कनाडा में। क्योंकि इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है जिनके शासनकाल में हमने खालिस्तानी मूवमेंट को दबाया है, और उनकी हत्या के दिन को अगर वो सेलिब्रेट करते हैं तो ये चीज इंडिया कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ध्यान रखना ये बात, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है यहाँ पे, बीजेपी कांग्रेस की बातें बिल्कुल नहीं है। अगर जैसे आज भी आप देखोगे विपक्षी दल जो है तमाम, आप जयराम रमेश का कल का ट्वीट देखेंगे, तो फिर जब ऐसी चीजें होती है, जब भारत की एकता और संप्रभुता के ऊपर किसी तरीके का खतरा आता है तो वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती है। वहां पर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को पहले आंका जाता है और यहाँ पर सारे दल एक साथ खड़े। अगर भारत के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक उसकी संप्रभुता के ऊपर, उसकी एकता के ऊपर होता है तो कोई भी दल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, है ना। तो इंदिरा गांधी की हत्या का अगर जश्न मनाया जाता है तो ये बात भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका भारत ने खूब कंडेम किया है। यहां तक कि G20 सम्मेलन हो रहा था तब वहां के खालिस्तानी संगठन जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, उसी की बात कर रहा था मैं अभी, SFJ के द्वारा खालिस्तान समर्थन के लिए जनमत संग्रह कराने की बात हुई। जनमत संग्रह का अर्थ होता है एक ऐसा ओपन वोटिंग करवाना जिसके अंदर आप दो चॉइस रखते हैं, जैसे मानो आप खालिस्तान बनाना चाहते हैं या फिर आप जहां है वहीं रहना चाहते हैं, तो इस तरीके का जनमत संग्रह वहां पे कराने का अगर प्रयास होता है तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जाके घटनाक्रम थोड़ा और आगे बढ़ता है, इसके बाद हम थोड़ा और समझते हैं। जैसे ये देखना, आज वर्तमान में क्या मामला हुआ है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय खुफिया एजेंसी पर लगाना, यह मुद्दा इसलिए चर्चा में आया है। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ब्रिटिश कोलंबिया में जून के महीने में हुई थी, जो कि भारत के द्वारा घोषित एक आतंकवादी है। आप समझते हैं इसे? ये कनाडा का नक्शा है। ठीक है, यहां पर इनका एक प्रांत स्थित है, जैसे कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। इस ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर इनकी हत्या होती है जून में। कब हत्या होती है? जून के महीने में इनकी हत्या होती है। पूरा मामला आप समझने वाला है। इसकी हत्या की जिम्मेवारी जो है, किसी संगठन ने वहां पर आके ओपनली ली नहीं है कि हमने ऐसे ये काम किया है। ठीक है, 2-3 लोग थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। अब हमें ये बात समझ लेनी है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है भारत की तरफ से घोषित एक आतंकवादी है। ठीक है, और हमारा आतंकवादी अगर किसी और देश में जाके शरण ले रहा है और वहां की सरकार उसे शरण दे रही है और उसे प्रोटेक्शन किसी भी तरीके से देती है, जैसे आपने वो एनडीपी का नाम सुना अभी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, अक्सर इनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ये भी एक खालिस्तान समर्थक पार्टी है, जो खालिस्तानी ग्रुप है उनको समर्थन देती आ रही है। और यही कारण है क्योंकि गठबंधन के साथ जस्टिन ट्रूडो जो है वो एनडीपी के साथ है, और अगर एनडीपी कोई मांग वहां रखती है तो जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं पे उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और इस वजह से ऐसी बचकानी हरकतें कभी कभार वो कर जाते हैं। अभी इन्होंने जो किया है, संसद के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी के ऊपर किसी तरीके का आरोप लगाना, वो भी बिना एविडेंस को पेश किए, ये दुनिया ना बर्दाश्त करेगी और ना भारत कभी बर्दाश्त करेगा इस बात को। आप कैसे लगा सकते हैं इस तरीके का आरोप? आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो फिर आप उन एविडेंस के साथ आइए। इसके बाद उसको थोड़ा सा उसके ऊपर मरम्मत करने के लिए वहां की जो एक मिनिस्टर है उनका बयान आ जाता है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम इसके बारे में श्योर नहीं है सर। मतलब क्या कर रहे हैं आप? भारत जैसे देश के ऊपर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। जाके उन्होंने ब्रिटेन से चर्चा करी, ऋषि सुनक जी से, जो बिडेन से चर्चा करी, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन इस मामले में कभी भी भारत के खिलाफ नहीं आएंगे, ये बात समझने वाली है। भारत की खुफिया एजेंसी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि जो हमारे एक डिप्लोमेट है, राजनयिक है, जिनका नाम है प्रणब कुमार रॉय। क्या नाम है? प्रणब कुमार रॉय। इनको वहां से बर्खास्त किया गया। अभी मतलब राजनयिक, अगर एक देश का राजनयिक किसी दूसरे देश के अंदर है तो वो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति के तौर पे वहां रहता है। आप उसको बर्खास्त कर दे रहे हैं इस आरोप के आधार पे कि आपने हरदीप सिंह निज्जर, क्योंकि कनाडा इस समय हरदीप सिंह निज्जर को अपना नागरिक मानती है क्योंकि कनाडा ने उनको नागरिकता प्रदान की है। आप यही बात सोचिए, यहां पे इनका दोगलापन देखिए। भाई इंडिया का एक आतंकवादी है, वो 1996 के अंदर, उस समय भी ये खालिस्तानी मूवमेंट के अंदर बहुत सक्रिय आदमी था, उसको अगर किसी भी तरीके से वहां उस देश के अंदर नागरिकता दी जाती है, अलग अलग उसने खूब सारे प्रयास करे, इसका पूरा एक इतिहास है हरदीप सिंह निज्जर का। इसके बाद जाके वहां उसको नागरिकता मिलती है। नागरिकता कैसे मिली ये भी आज एक संशय का विषय। आपको नहीं बताओ, 1985 के अंदर एयर इंडिया का एक फ्लाइट जो है उसको इस खालिस्तानी संगठनों से माना जाता है कि उन्होंने इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया था, और लगभग 300 के आसपास लोगों की हत्या उस हमले के अंदर हुई थी। तो इस तरीके की गतिविधियों को अगर कोई संगठन अंजाम देता है तो हम उसका कभी भी समर्थन नहीं करते, और उसके जैसे इंसान का भी हम समर्थन नहीं करते। ठीक है, लेकिन इन्होंने आरोप किसके ऊपर लगा दिया? हमारी खुफिया एजेंसी के ऊपर आरोप लगाया कि ये जो इंसान थे पीके रॉय साहब जो है, इन्होंने ये पूरे षड्यंत्र को रचा है और इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करी है, और हमारे नागरिकों की हत्या होना, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर भले आज भारत से वहां गए लेकिन वहां की नागरिकता मिलने के बाद वो वहां के नागरिक हो जाते हैं, और हमारे नागरिकों की हत्या हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ट्रूडो का स्टेटमेंट है, बेबुनियाद स्टेटमेंट है पूरी तरीके से। आप देखना आगे जाकर जो घटनाक्रम होंगे उसमें भी ये चीजें स्पष्ट हो जाने वाली। भारत पीछे थोड़ी हटेगा। अगर ट्रूडो जी ऐसा काम कर लेंगे, आपको क्या लग रहा है भारत पीछे हटने वाला उसके अंदर? बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन भारत ने भी उनके जो राजनयिक है, उनका नाम सिल्वेस्टर ऐसा कुछ नाम है, उनको भी यहाँ से तलब करके बुला के और उनको बोल दिया आप आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारत छोड़े। सर सीधी सी बात है, एक्शन होगा तो भारत रिएक्ट करेगा, क्योंकि बात ही ऐसी है जो भारत की एकता के ऊपर आघात करती है। तो ये एक्शन यहाँ पे होता है पूरा। ठीक है, तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जून के महीने में इनकी हत्या होती है हरदीप सिंह निज्जर की। ठीक है, कुछ और चीजें समझने वाली है। जैसे आप ये देखोगे, एनआईए की तरफ से ये वांटेड है इंसान हरदीप सिंह निज्जर, जिसके ऊपर 10 लाख तक का इनाम रखा है। भाई जब भी इंडिया के अंदर आएगा तो इसे पूरे तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, कुछ और चीजें देखते हैं यहाँ पे। खालिस्तान क्या है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता हो खालिस्तान क्या है, तो ये भारत की आजादी के बाद से जैसे ही धर्म के आधार पर हमने देखा कि एक तरफ जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान देश बनता है, और यहाँ पे हमारा एक देश बनता है जो, वैसे हमारा यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर धर्म को संबंधित राष्ट्र नहीं है, ये यहाँ पे सारे धर्मों को हम एक समान तवज्जो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सारे रहते हैं। एक बात ये समझ लेनी चाहिए आपको कि ये जो ट्रूडो कर रहे हैं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वहां पे, है ना। क्योंकि कभी कभार राष्ट्रवाद का झूठा ढोंग करके आप जब वोट लेने का प्रयास करते हैं ना, तो ये सबसे गंदी हरकत होती है, और वहां वही चीजें हो रही है। क्योंकि देश के अंदर तो कोई इज्जत बची नहीं है और अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं भारत जैसे देश के ऊपर इल्जाम लगा के, एक तुच्छ हरकत इसे कहा जाता है, ये अपन कह सकते हैं ट्रूडो ने करी है। ठीक है, आप देखेंगे कुछ और चीजें, जैसे खालिस्तान क्या है, जब धर्म के आधार पर 2 राज्य बने, एक तरफ भारत बना एक तरफ पाकिस्तान बना, तो इसके बाद कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने एक मांग करी कि हमारा भी अपना एक देश होना चाहिए। ठीक है, सिखों का अपना। ठीक, ऐसा नहीं है भारत के अंदर रहने वाले सारे सिख जो है वो इस तरीके की मांग करते हैं, या फिर वहां पे रहने वाले सारे सिख जो है वो इस तरीके की मांग करते हैं कि हमें खालिस्तान
चाहिए। ये कुछ ऐसे कट्टर संगठन होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं क्या? सारे सिखों को कभी दोष नहीं दिया जा सकता इसके अंदर, और ना ही जहां वहां पे रह रहे हैं वो भी सिख सारे गलत नहीं है इसमें, मात्र कुछ परसेंटेज इनका होता है जो पूरी कम्युनिटी के ऊपर दाग लगाते हैं। ठीक है, खालिस्तान आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो, क्योंकि भारत का इसके अंदर कुछ पोर्शन है, आप देखोगे हरियाणा का कुछ भाग, कुछ पंजाब का भाग, कुछ हिमाचल प्रदेश का भाग है, और कुछ भाग इसमें पाकिस्तान का भी है। इस पूरे को मिला के ये अपने लिए एक नया देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम क्या है? खालिस्तान। इसके लिए निरंतर ये प्रयास करते भी रहते हैं। एक बात ये समझनी है यहाँ पे, ठीक है आपको। सो आई थिंक चीजें क्लियर हैं, और इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के एक बार इनकी मांग को दबाया भी था, और कुछ मांगे जैसे हम देखते हैं 1966 के अंदर जब इन्होंने कहा था कि सर हमारा भी भाषाई आधार पर जब हमने राज्यों का गठन एक बार फिर से करा, उसके बाद पंजाबियों के लिए पंजाबी का गठन किया, इसके बाद यहाँ पे हिंदी के लिए हमने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों के गठन भी हुए समय समय की मांग के अनुसार। लेकिन हम भारत को तोड़कर एक नया देश बनाने की बात जो है वो भारत को कभी स्वीकार्य नहीं है। अब बात करते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में, आखिरकार कहाँ पे हम लोग स्टैंड करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें तो हो गई इस मूवमेंट को लेकर। इन्होंने कितना काम खराब कर दिया, एक देश के राजनयिक को अपने देश से निकालने की बात करना, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर एक सबसे खराब स्थिति होती है। ऐसी चीजें अमूमन हम भारत और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं, और कनाडा जैसा देश जो है वो आज भारत के साथ इस तरीके की हरकत करने लग गया है कि हमें राजनयिकों को किसी भी तरीके से अपमानित करना पड़े एक देश के, तो फिर ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी बातें नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं आज जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके अनुसार भारत और कनाडा के संबंध बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुके हैं। अब देखना होगा आगे की राह जो है वो कैसे निकलती है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा। आप देखना, भारत जो है कनाडा का 10वां ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब कनाडा का जितने भी देशों से व्यापार होता है उसमें उनसे भारत का व्यापार 10वें नंबर का है। ठीक है, और आयात और निर्यात की बात करें तो लगभग बराबर है, कोई बहुत ज्यादा उसमें ऐसा नहीं है किसी देश का घाटा है या कोई देश फायदे के अंदर है, एक जैसी स्थितियां बनती है। ठीक है, 2023 की बात करें अगर, तो भारत ने कनाडा को लगभग 4.11 अरब का सामान निर्यात किया था। हमने हमारे देश से सामान उनको कितना भेजा है यहाँ पे? 4.11 अरब का। अब रही बात हम उनसे, उनमें क्या क्या चीजें इंडिया से वहां जाती है कनाडा में, है ना, तो हम हीरे जवाहरात का निर्यात करते हैं, क्लोथ्स का निर्यात करते हैं, बिना सिले हुए कपड़े जो है उनका निर्यात होता है, ऑर्गेनिक रसायन का निर्यात होता है, लोहा और स्टील का निर्यात मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें तो भारत में 600 से ज्यादा कनाडा की कंपनियां जो है वो उनका व्यवसाय यहाँ पे भारत में हो रहा है आज। और भारत जो है वो कनाडा से भी कुछ चीजें आयात करता है, हम हमारे देश में कनाडा से कुछ चीजें मंगाते हैं, तो उसमें कृषि और बागवानी से जुड़ी चीजें जो है वो ज्यादा है। उसके अंदर मुख्य रूप से दालों की बात होती है। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले जब भारत ने कनाडा से आने वाली दालों के ऊपर टैरिफ 50% बढ़ा दिया था, तो उस समय बहुत हालत खराब हो गई थी कनाडा की भी, क्योंकि निर्यात जो है वो आपके लिए एक फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा मीडियम होता है, और भारत जैसे बाजार को आज कौन सा देश छोड़ना चाहेगा। इन्हें नहीं पता इनकी इस तुच्छ हरकतों से कितना बड़ा नुकसान कनाडा के लोगों को होने वाला है। और आप सोचिए आज, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे रहने वाले तमाम सिख कोई खालिस्तान की मांग नहीं करते हैं, एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर उन्होंने अपने देश के अंदर संपूर्ण तौर पे ऐसा कह दिया है कि ये भारत की साजिश, ठीक है, कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई, आपने भारत को बदनाम किया, तो कनाडा के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो कनाडा मूल के हैं, और साथ ही में जो अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं, उनका नजरिया फिर भारत के नागरिकों के प्रति कैसा होगा, जो लोग भारत के वहां पर आके रह रहे हैं। भारत के लगभग 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का व्यवहार आगे किया जाएगा, इन चीजों की समझ के बिना इस तरीके के काम कर लेना कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है इन रिश्तों के ऊपर आगे आने वाले समय में। और भारत कनाडा से हम कुछ चीजें मंगाते हैं, जैसे न्यूज प्रिंट मंगाते हैं, कोयला मंगाते हैं, एल्यूमिनियम है, दाल है, उर्वरक आदि चीजें हम वहां से मंगाते हैं। वहीं कनाडा में पढ़ रहे भारतीय मूल के छात्र आप्रवासी भी जो है वो भी एक चिंता का विषय, क्योंकि बहुत सारे एनआरआई जो है वो भारत के कनाडा में जाते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है सर? कनाडा विश्व में रशिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, और जिसकी आबादी जो है वो लगभग कितनी है? 3.80 करोड़ है। कितनी है? 3.80 करोड़ के आसपास आबादी, मतलब जितना क्षेत्रफल है उसके मुकाबले उनके पास उतनी आबादी नहीं है। तो इस वजह से इनके यहाँ पे आप देखो कि जो प्रवास की जो स्कीम्स हैं, जो इनकी वीजा पॉलिसीज है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कनाडा की वीजा लेना आज इन कंपैरिजन टू द अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज क्वाइट इजी। आप वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ की वीजा आपको मिल सकती है बिना किसी ऐसे हार्ड एफर्ट्स के। तो ये बात है, कनाडा वहाँ की जो प्रवासी नीतियां हैं उनकी वो उतनी ज्यादा रिजिड नहीं है, तो इस वजह से वहाँ की नागरिकता बहुत इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो ये तमाम पहलू हैं, और अब उन आप्रवासियों की चिंता भी भारत के लिए अब कहीं ना कहीं बढ़ गई, और साथ ही में भारतीय मूल के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक बड़ी समस्या का विषय रहेगा। तो प्रयास रहा है साथियों मेरा कि पूरे तरीके से इस मुद्दे को अच्छे तरीके से रखा जाए आपके सामने, क्योंकि ये बहुत अच्छा फॉर्मेट चल रहा है हमारा कि एक समाचार का विश्लेषण करते हैं, उसके संबंध में तमाम बातें हम करते हैं, एक दिन का एक समाचार लेते हैं। आई होप सो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है आपके लिए, और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, तो यहाँ पर मैंने अपने मत भी यहाँ पे कुछ रखे हैं, जो मेरा मानना है वो चीज़ें भी आपके सामने रखी है। ठीक है, बाकी हम पूरी सिख कम्युनिटी को इसके अंदर किसी तरीके से ब्लेम नहीं करते हैं, पर वो संगठन जो भारत की संप्रभुता के ऊपर अगर आघात करेंगे तो उन्हें भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऐसी चीज़ें भारत ने पहले भी करी हैं, आपने देखा है। ठीक है, और यहाँ पर सारे दल, भारत के तमाम दल, जब ऐसी बातें होती है तो ये भारत के लोकतंत्र की सबसे अच्छी खासियत है कि अंदर अंदर हम कितने भी लड़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो उस समय तमाम दल जो है वो एक साथ एक पटल पर आकर इन चीजों का सामना करते हैं। यही भारत की सुंदरता है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।